नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। कनिष्क सहायक भर्ती। तो देखिए, चाहे वो 5512 वाली हो, चाहे अब जो आई हैं 2702 पोस्ट है वो हो, कुल मिलाकर के उन दोनों भर्तियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि 5512 की अगर हम बात करें और जूनियर असिस्टेंट 2702 की बात करें, जिसकी अभी ऑनलाइन चल रही है ना, तो इनकी यदि हम बात करें तो सिलेबस दोनों का सेम ही है। क्या है? 30 नंबर का हिंदी परज्ञान लेखन है और 20 नंबर का यूपी जीके है, 20 नंबर का जीके है, 15 नंबर की रीजनिंग है और 15 नंबर का ही कंप्यूटर जीके है। ठीक है, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट, और नए पैटर्न के आधार पर हम इस सेट की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और वो इस प्रकार है कि इसमें पूछा है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। यानी पश्चिमी जो हिंदी है उसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। उन 5 में से इन ऑप्शन के अनुसार दो कौन कौन से ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, आपका एक तो खड़ी बोली हो गई और एक बुंदेली हो गई। ये दोनों जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की आने वाली बोलियां हैं। 5 होती हैं। एक होती है ब्रजभाषा, एक हरियाणवी, एक कन्नौजी, और दो यहाँ रखी है खड़ी बोली और बुंदेली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें कहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो देखिए, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह बन जाती है उपभाषा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि सागर सा समीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, सागर सा गंभीर, जितनी गहराई सागर की है ना उतनी ही गहरा हृदय वाला व्यक्ति हो, और गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, गिर माने होता पर्वत, यानी पर्वत से ऊंचा हो जिसका मन। यदि हम बात करें यहाँ पर तो इसमें कौन सा अलंकार है ये हमसे पूछा है, तो भैया इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की प्रधानता पाई जाती है वहीं पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें कहा है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्प में सही अलंकार का चयन कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि ये जो पंक्ति दी है इसमें कौन सा अलंकार है। तो जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, तो यहाँ पर तारे की बात कर रहा है। एक तारे ये दिया है और एक तारे ये दिया है। एक तो तारे हो गए आकाश वाले और एक तारे का अर्थ हो गया उतारना यानी पार करना। ठीक है, भवसागर से पार करना। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यमक अलंकार की बात कर रहा है। अलंकार पूछा है, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहा है? इसमें कह रखा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब जरा देखिए मिलान करते हैं कैसा होगा। देखो भाई, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर है विदेश को गमन, यानी वह व्यक्ति जो विदेश को चला गया है, इसमें कौन सा समास होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, एक ही यदि हम बात करें तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी इसका हो जाएगा आपका दूसरा ये वाला। फिर अगर हम बात करें तो अगला शब्द है गिरधर। गिरधर का मतलब है गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा पहला। अब यह देश विदेश, देश विदेश की यदि हम बात करें तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, और यथाशीघ्र इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो
ए का दूसरा और बी का पहला। तो ए का दूसरा और बी का पहला, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा है, इसमें कह रखा है इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है। अर्थात अगर हम बात करें कि कौन से शब्द में योजक चिन्ह दिया है, तो देखिए योजक चिन्ह वो होता है जो बीच में लगा होता है ना, माता पिता। तो माता और पिता इनके बीच में ये जो माइनस का चिन्ह दिया है ना, इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो इसमें कहा है ऋग्वेद शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ये जो ऋग्वेद शब्द दिया है, इसका अगर संधि विच्छेद हम करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऋग प्लस वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 8। इसमें कहा है कि हम्म, हम्म, इसमें क्या रखा है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तब उसे क्या कहा जाता है। यानी जब कोई सरकारी पत्र है वो पूरे कार्यालय को भेज रहे हैं या एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा है तो उसे कहते हैं परिपत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो देखिए एक वाक्य दिया है कि माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें जो उद्देश्य है उसका विस्तार पूछ रहा हमसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है संबंध कारक की बात कही है, क्योंकि माँ का लड़का, लड़के का संबंध किससे है, माँ से है। तो आपका जो है यहाँ पर संबंध कारक की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल कौन सा रूप है काल का। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि अगर बारिश होती तो सूखा बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है, एक तो बारिश का होना, दूसरा सूखे का पड़ना, यानी हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या कहा है, इसमें कहा है कि लोग बड़ी बड़ी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। बताइए भाई कौन सा काल होगा इसमें। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, ठीक है, तो इसमें होगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, यानी आ रहे थे, बात जो है भूतकाल में लगातार है, काल। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है। यानी उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, ये किस तरह का वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक है। देखो प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं दिया और प्रश्न भी नहीं पूछ रहा, तो डी ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाएगा। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखो की दिया है, ये की जो होता है ये मिश्र वाक्य में लगा हुआ आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ठीक है, इसमें कौन सी क्रिया है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक तो हो गया गाय और एक हो गया
चारा। ठीक है, तो ये दो कर्म हो गए, तो द्विकर्मक क्रिया हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, इसमें कहा है कि ठीक रे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। यानी एक उपन्यास है जिसका नाम है ठीक रे की मंगनी। इसको लिखने वाले राइटर कौन है, लेखक कौन है, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो नासिरा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें कहा है निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। ठीक है, तो देखो विकारी शब्द वो होता है जिसमें के लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, और अविकारी इसका उल्टा होता है। अविकारी उसे कहते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा हमसे विकारी शब्द, क्वेश्चन नंबर 15, तो लड़का, ये जो है आपका विकारी शब्द हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 में कहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम युग्म को चुनिए। ठीक है, तो देखो भैया 16 की यदि हम बात करें, देखो ये भूत का भविष्य, मूक का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार, लेकिन प्रवेश और निवेश ये ही गलत दिया है, और गलत वाला ही हमें चुनना था। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची दिए हैं, लेकिन कौन सा गलत है यही हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची पुष्कर होता है, ठीक है। कमल का तामरस होता है, ये भी ठीक है। और यमुना का जानवी नहीं होता, जानवी गंगा का होता है। ठीक है, तो यही गलत दिया है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 18 में हमसे पूछा है कि उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। देखिए उससे बैठा नहीं जाता, ये भाव निकल के आ रहा है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा आपका, भाववाचक वाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें कहा है 19 में चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक है। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, चपला बोलते हैं बिजली को और चपल बोलते हैं तेज को, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, इसमें क्या रखा है कि कृत और तदित इनमें इनमें से किसके भेद होते हैं। देखिए कृत और तदित ये प्रत्यय होते हैं, यानी कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, तो ये प्रत्यय के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, मतलब प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द जो है ये विशेषण है, लेकिन विशेषण की दृष्टि से ये कैसा है ये हमसे पूछा है, तो ये भैया विधेय विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, मतलब ऐसा स्वर जिसकी ध्वनि कंठ और तालव्य इन दोनों से निकलती है, तो वो हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की यदि मैं बात करूं, तो से तीनों से ऊष्म व्यंजन है, लेकिन गै ऊष्म व्यंजन नहीं है, और यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द बताओ। तो देखो ये ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें, तो वर्णमाला में पहले कौन सा अक्षर आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर कौन आता है, इस तरह से करना होता है ये क्वेश्चन। तो इन चारों शब्दों की यदि हम बात करें, वक्त या भरक या वर्ग या वक्र, तो ये आपका जो है ना सी ऑप्शन ये पहले आएगा शब्दकोश के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि खून सफेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो खून सफेद हो जाना इस मुहावरे के सही अर्थ की यदि हम बात करें, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दया ना रहना, कि भैया इस पर बिल्कुल भी दया नहीं है, इसका तो खून मानो सफेद हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट आगे क्या कहा है, आगे हमसे कह रखा है कि अपठित गद्यांश, मतलब
क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक ये गद्यांश पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए भाई गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसे जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में से भी रस लेता है जिसका कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपने ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य भेड़ का काम है। साहसी साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम आवाज तुम आवाज सुन दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में कहा साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। तो भैया साहसी मनुष्य जो है सपने उधार नहीं लेता, ये हमसे गद्यांश में कहा था। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो इसमें कहा है कि साहसी मनुष्य किसके समान है। तो भैया साहसी मनुष्य जो है ना वो सिंह के समान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाला व्यक्ति जो होता है वो मनुष्यता को प्रकाश देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो गद्यांश को दोबारा पढ़ लो, ये उसी में से छांट के दे करने होते हैं उत्तर। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। तो लेखक ने जो महान बताया है वो बताया है हिम्मत को। ठीक है, यानी साहसी जीवन को हिम्मत जो है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 29 का। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 में कहा है कि इनमें से कौन सा व्यावहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्यवहारशील है, व्यवहार में आने योग्य, व्यवहार कुशल, यानी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 की। तो हिंदी के 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन अगले रीजनिंग के। देखिए, ये रीजनिंग का है 31वां क्वेश्चन। क्या कहा है इसमें, इसमें कह रखा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर झाड़ू जो लड़की है लेकिन लंबी नहीं है, लकड़ी है लेकिन लंबी नहीं है को दर्शाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो एफ जो है ना, ये एफ झाड़ू है, लकड़ी है, लेकिन लंबी को नहीं दर्शाता। ये एफ देखो ऊपर वाले दोनों में आ रहा है, नीचे वाले में नहीं आ रहा, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 में क्या कहा है भैया, 32 में क्या रखा है कि पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, मदन और बिला एक वृत्ताकार मेज में चार ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पलक बिला की दाईं ओर तीसरे और बिला की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। श्याम तिमिर की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, जबकि उमंग न तो तिमिर की ओर है न बिला का पड़ोसी है। श्याम के बाईं ओर तिमिर के दाएं के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो भैया एक व्यक्ति बैठा है। आप कैसे करेंगे, देखो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 देखो भैया, जब आप इन्हें बैठाओगे ना क्वेश्चन को पढ़ने के अनुसार तो ये इस क्रम में बैठेंगे। ठीक है, तो अब आपका राइट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यानी देखो, ये जो ए है, ये ए पिता है किसका? बी का। बी का पिता है, मतलब ये पुरुष हो गया। ठीक है। आगे कह रखा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब ए जो है माता है किसकी? बी की। अच्छा, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं इसे समीकरण लिख के। ये वाली जो समीकरण दी है ना, ये वाली, और ये मैंने लिख ली यहाँ पर। ठीक, अब देखो, कह रिया P प्लस क्यू का अर्थ है, तो P प्लस क्यू का अर्थ है यानी ए बी का पिता है, यानी P क्यू का पिता है। ये जो P है, ये P पिता है किसका? क्यू का। तो क्यू आएगा इसके ठीक नीचे। लो थोड़ा और कर लेते हैं इसे, इसके नीचे आएगा। ठीक है, आगे कह रिया है स्टार का अर्थ देखो, तो स्टार का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि क्यू जो है वो आर का भाई है। तो यहाँ पे लेके चलेंगे हम, यहाँ पे लेके चलेंगे आर। आर जो है भाई है। फिर कह रिया है माइनस वाला चिन्ह ले लो। माइनस में कह रहा है ए बी की माता है, यानी कि आर एस की माता है। आर किसकी माता है? एस की। लो यहाँ को ले लो, ये हो गया एस। ठीक है ना, आर एस की माता है। ठीक है, चलो अब हमसे कह दिया है कि एस का क्यू से, कि एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो अरे भैया मामा लगा उसका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त चुनें। तो देखो भाई क्या आएगा, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, तो इसमें सबसे पहले बच्चा आएगा, और बच्चा जो है स्कूल जाएगा। स्कूल जाने के बाद वो कॉलेज जाएगा। कॉलेज जाने के बाद वो नौकरी लगाएगा। नौकरी लगाने के बाद वेतन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी क्रम से दर्शाना, पहले क्या होगा फिर क्या होगा। ठीक है, पैंतीस में क्या कह रखा है, ये देखो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई, कथन है, देखो कैसे करेंगे हम इसको। ये कह दिया है कि सभी कागज पीले हैं। देखो भैया, ये हमने बना दिए कागज, ये हो गए कागज। सभी कागज कैसे हैं? सभी कागज पीले हैं। सभी कागज पीले हैं। फिर ये कह रही है सभी पीले समाचार हैं। अरे जितने भी पीले हैं, ये पीले क्या हैं? ये सब समाचार हैं, समाचार। फिर कह रही है समाचार पत्र हैं। फिर कह रही है कुछ समाचार पत्र राष्ट्रीय हैं, यानी कुछ समाचार पत्र कैसे हैं? राष्ट्रीय हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ से निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष निकाल लेते हैं भैया। ये कह दिया कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। अरे भैया, राष्ट्रीय ये है और पीले ये हैं, पहले वाला गलत है। कुछ समाचार पत्र कागज हैं, तो समाचार पत्र ये हैं और कागज ये है। तो हम अंदर को जाएंगे तो ये बात आपकी ठीक है, दूसरा वाला ठीक है। कह रिया है कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है, कोई कागज राष्ट्रीय नहीं है। कागज ये है, राष्ट्रीय ये है, तो आधे निकल सकते थे कुछ, तो ये वाला भी आपका गलत है। यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? केवल दूसरा। और केवल दूसरा किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में क्या कहा? ये भी कथन वाला है। देखो भाई, ये देखो कथन दिया है। चलिए 36वें क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए। चलो भैया, जिसमें से 147 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। अरे भाई,
T20 मैच है, एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, जिसमें से 147 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए, तो बाकी औरों ने बनाए होंगे। अब ये कह रहा है टीम में 70% स्पिनर है, टीम में 70% स्पिनर है, तो भैया ये बात तो गलत है, क्योंकि उनकी संख्या तो दर्शाई नहीं है, तो ये वाला गलत है। दूसरा, सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, यहाँ सलामी बल्लेबाजी की बात नहीं की है, मतलब दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। न तो निष्कर्ष पहला ही है, न ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रखा कि अगली संख्या बताओ। लुप्त संख्या मतलब यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में देखो भाई, 35, 50, 63, 82 क्वेश्चन मार्क और 122। देखो क्या कर रहा, अगर हम 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 36 माइनस 1 कितना हो गया 35। और अब क्या करना है हमें, 7 का वर्ग प्लस 1, 7 का वर्ग 7 49 प्लस 1 50। अब क्या करेंगे हम, 8 का वर्ग माइनस 1, 8 अट्ठे 64 और माइनस 1 कितना हो गया 63। वैसे ही हम करेंगे 9 का वर्ग और प्लस 1, मतलब एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, 9 का वर्ग 81 और प्लस 1 कितना हो गया 82। अब क्या करेंगे हम, 10 का वर्ग माइनस 1, 10 ढाई 100 और माइनस 1 99। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में तो दोबारा सुन लो बैक करके वीडियो को। आगे क्या कह रखा हमसे क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में कहा है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो भैया देखो, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया 4, एक यहाँ से यहाँ तक हो गया 5, और एक ये पूरा हो गया 6। तो इसमें 6 आयत हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो ये कैसे कर रखा है जरा देख लो इसे भी। तो देखो भैया, यहाँ है आपका एस, एस में से एक कम कर देंगे, एस से पहले क्या आएगा आर, क्यू से पहले क्या आएगा पी, यू से पहले क्या आएगा टी, ए से पहले क्या आएगा जेड, आर से पहले क्या आएगा क्यू, मतलब माइनस एक कर रखा, वैसे ही आर है, आर से पहले क्या आएगा क्यू, क्यू सब में ही है। लास्ट वाला अक्षर देख लेते हैं, ई है, ई का था 5, ई से पहले क्या आएगा डी आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर -1 हो रहा है, सब में सबके कोड लिख के -1 कर दो। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर बहुत 40 है, आप इसको करके देखना, बिल्कुल हल्का है ये, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ये है, यानी ये वाला आंसर है। ठीक है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 में हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो लो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक, चलो अब देखो, पहले देखते हैं यहाँ कैसे आया है। देखो, यदि हम बात करें एक संख्या यह 8 6 7, इसको लिख लो कितना 8 6 7 को लिख लो, यानी 867 हो गया। इसे घटा दो 3 2 5, 3 2 5, इन्हें घटा दो। देखो 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, मतलब 542 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने ये कर रखा कि 4 2 8 मतलब 428, और ये 6 8 ये, इसमें से एक मतलब बड़ी वाली में छोटी घटा दो, ये आ जाएगा। वहीं हम बात करें ये 7 3 5, मतलब 7 3 5, इसमें से घटाना है 2 8 1, 2 8 1 घटा दो। देखो कितना बचेगा, 5 में से एक गया 4, अब 4 लास्ट में किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। 13 में से 8 गए 5 बचा, 6 में 2 गए 4, यानी 454। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखो ऐसे सवाल ऐसे होते हैं, किसी भी एक आकृति को ले लो आप, जैसे हम बात कर रहे हैं, देखो त्रिभुज को लो, त्रिभुज बीच में है, फिर इधर आ गया मतलब ये, फिर इधर आ जाएगा ये,
अब फिर बीच में, और फिर किधर आ जाएगा, इधर, और इधर किस में दे रखा है, इसमें। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा है, 43 को देख लीजिए। देखो, वर्णन करना अकथनीय होता और देखना अदृश्य होता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, इसमें कहा है कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो भैया जो एक अधिवर्ष होता है ना, उसमें विषम दिनों की संख्या होती है आपकी 2। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित हो तो बताइए कि घंटे की सुई और दिशा की सुई किस दिशा में संकेत करती है। ठीक है, तो ये भैया दक्षिण पूर्व, जब ये उत्तर पूर्व है तो वो दक्षिण पूर्व होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं जीके जीएस की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो देखिए, जो भारत देश है, तैमूर लंग की बात करें, तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था वो किया था 1398 में। ठीक है ना, इस समय दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश चल रहा था। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, इसमें हमसे पूछा तुलुब राजवंश की राजधानी, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो भैया तुलुब राजवंश की स्थापना की थी नरसिंह, वीर नरसिंह ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये कह दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो इब्न बतूता भारत पहुंचा 1333 में, ये बात बिल्कुल ठीक है। और गुरु नानक देव का जन्म 1506 में, ये बात गलत है। ठीक है, 1469 में हुआ था उनका जन्म। हमसे पूछा कौन सा मेल नहीं खाता, ये ही मेल नहीं खाता है। ठीक है, वहीं 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है भैया। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 की, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो यह 15,106.7 किलोमीटर। इसके अनुसार यही ऑप्शन ठीक होगा, नहीं तो 15,200 है नहीं। आगे बात कर रहे हैं ये कह रहा था फेमा का पूर्ण रूप क्या है। मतलब ये जो फेमा दिया FEMA, इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे पूछा है। तो इसकी हो जाएगी आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है। तो उस योजना का नाम है किसान विकास पत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो 54 में कह रखा है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। तो अटल मिशन जो है वो आपका आवास और शहरी मामले के अधीन आता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो 55 थोड़ा बड़ा करके दिया है, जरा देख लीजिए। इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्ति में एक है। ठीक है, तो राज्यसभा की शक्ति की यदि हम बात करें तो यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक को संशोधित का सुझाव देता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, तो 56 में कहा है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। तो देखिए, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री
बने थे, है ना। तो उन्होंने 2 हफ्ते कार्य किया था, मात्र 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई थी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षता सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक की यदि हम बात करें तो वो थे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो इसमें कहा 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। ठीक है, तो भैया वो था आपका आर्यभट्ट। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 में कहा है अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं। तो वो भैया 3 है। जैसे एक गंगोत्री हो गया, और एक गंगोत्री है और यमुनोत्री। गंगोत्री है एक, दक्षिणी गंगोत्री, और एक है मैत्री, और एक है भारती। तो जिसमें दक्षिणी गंगोत्री बंद हो गया है, तो 3 है। ठीक है, वर्तमान में 2 चालू हैं। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो 61 में कहा है कि राजस्थान के किस जिले में लिथियम संसाधन की खोज की गई है। यानी जो राजस्थान है उसके कौन से जिले में लिथियम की खोज की गई है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो इसमें कहा है कि अप्रैल 2023 में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया। तो ट्रांसजेंडर के समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया। सन 2023 की बात कर रहे हैं, तो कौन से राज्य में किया गया था। तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत की संसद के नए भवन में प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। यानी भारत की जो नई संसद भवन बना है तो उसके वास्तुकार कौन है, ये हमसे पूछा है। तो वो है बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो इसमें कहा है कि भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना की यदि हम बात करें तो ये आपके केरल में की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, अगस्त 2023 में संपन्न फिडे शतरंज विश्व कप 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी उप विजेता रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। देखो भाई, हालांकि इस समय 2025 चल रही है लेकिन करंट है, और यदि हम बात करें तो एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। जरूरी नहीं है 25 से ही पूछेगा, 24 से ही पूछ सकता है, 23 से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन अगला, क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है। मतलब जो क्वांटम कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है, ये हमसे पूछा। तो क्वांटम यांत्रिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो ये तो सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो इसमें पूछा हमसे कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जो कंप्यूटर में गणनाएं करते हैं हम, मतलब गणित के सवाल, जोड़ घटा गुणा भाग गिनती, ये जो आते हैं इनकी बात कर रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी ALU। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंट इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है। तो भैया ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन और टच पैड, इनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में की जाने वाली है आपकी माउस। तो 69 का हो जाएगा डी। 70 में कहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की न्यूनतम संख्या है जिसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। इसमें कहा है कि
कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने को कहते हैं। यानी अगर हम कंप्यूटर बंद ना करें फिर भी डिवाइस निकालने या बदलने, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यही हमसे पूछा है। तो भैया इसे कहेंगे प्लग एंड प्ले, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की। कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भैया कंप्यूटर भाषा को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे एक मशीनी लैंग्वेज हो गई, यानी आगे ये क्या रखा है, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू होती है आपकी 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की। इसमें कहा है कि निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समृद्ध लूप बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 74 जरा एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ो और इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर होगा आपका रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। 75 में क्या कहा है? 75 में कहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का अर्थ क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा ई से एंड, यू से यूजर, एल से लाइसेंस और ए से एंटी एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की। तो 76 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने फास्फोरस वेब ब्राउजर विकसित किया था? यानी फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसने विकसित किया था? तो भैया ये विकसित किया था मोजिला ने, मोजिला फायर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। तो 77 में हमसे पूछा है कि यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता यो blue_mars.org है तो यहाँ mars.org क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डोमेन नेम को, ठीक है। शुरू वाला यूजर नेम होता है, @ के बाद जो होता है वो डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में व्यू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ब्लू प्रस्तुति की स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए जो उपयोगी है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी 78 का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें 79 की। तो इसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज का विकल्प खोलता है? तो सेव एज मतलब सेव करना है और उसका नाम भी देना। तो सेव एज के लिए जो होता है वो आपका F12 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर 80 में कहा है कि वर्कशीट में डेटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो रो और कॉलम के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन चलेंगे, यूपी स्पेशल, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही ये अस्तित्व में आया। इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा और 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 82 में कहा उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य है। तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो यह है औद्योगिक इकाइयों की संबंध स्थापना सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 83 इसमें कहा है उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित है। तो स्मार्ट सिटी में कुल कितने वो है शहर? क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा तो वह आपके 10। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की। लो भाई देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलवा दिया, चलिए मिलाते हैं, ठीक है। ये लो पूरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 84,
देखिए सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनभद्र प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, ठीक है। और वहीं हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज प्रसिद्ध है आपका, यहाँ से निकलता सीसा बालू। और वहीं हम बात करें ललितपुर की, तो ललितपुर है आपका तांबा के लिए, और जो आपका मिर्जापुर है वो नॉन प्लास्टिक के लिए। तो पहले का चौथा देखो यहीं दिख रहा है, पहले का चौथा इसमें और इसमें, और दूसरे का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलो भाई देख लेते हैं। देखो मतलब नदी के किनारे बसे ये प्रमुख शहर हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में यही हमसे पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा है। तो देखिए वाराणसी गंगा के किनारे ठीक है, गोमती सुल्तानपुर, गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर ठीक है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे ना कि कोसी के, ये ही आपका गलत है। आगे फिर हमसे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवा दिया है, ठीक है। देखो ये कह रहा है सूची 1 का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से उत्तर पहचानिए, इसके विकल्प दूसरे दिए हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करें चकेरी, तो चकेरी है आपका कानपुर में और हवाई अड्डा है। वहीं हम बात करें लखनऊ में कौन सा है, तो लखनऊ में चौधरी चरण सिंह है, और चौधरी चरण सिंह का दूसरा नाम क्या है बताएगा कोई? लखनऊ में है आपका अमौसी, बोलते हैं चौधरी चरण सिंह को, और वाराणसी में है आपका बाबतपुर, ठीक है। आगरा में आपका खेरिया हो गया। अब देखो इसका कूट देख लो मिलान, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये डी। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 88 में कह रखा है कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो जो ढोला लोकगीत है ये लोकप्रिय है आगरा और मेरठ में। आगे हमसे पूछा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ये कहाँ पर लगता है ये हमसे पूछा गया है। तो ये लगता है भैया देवा शरीफ बाराबंकी में, तो 89 का सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो इसमें कहा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में। आगे क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो भैया काशी विद्यापीठ के संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा है कि गुलाबी गैंग आंदोलन की स्थापना किसने की थी? यानी गुलाबी गैंग आंदोलन चलाया था, ये किसने चलाया था, संस्थापक कौन थे इसके, ये हमसे पूछा है 92 में। तो वो थे संपत पाल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, इसमें कहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो ये की जाएगी आपकी ललितपुर में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कहा है कि मई 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में समर्थन अभियान की शुरुआत की थी? तो समर्थन अभियान की शुरुआत जो की थी गिरिराज सिंह ने, वो की थी आपका लखनऊ में। आगे क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें, तो 95 में कहा है जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से गाँव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो भैया वो है आपका नंद बाबा दुग्ध योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, तो इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षारोपण कितना किया जाने का लक्ष्य रखा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 15%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें कहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लो जी, देखो, ये लो, ये इधर दिया उद्योग और स्थिति, कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 97 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, लो जी, चलिए भाई, देखिए, कांच का सामान जो बनता है, कांच का सामान या चूड़ियाँ, तो फिरोजाबाद में, यानी पहले का ए का पहला सी में दिया है, डी में दिया है। फिर हम बात कर रहे हैं ताले, ताले कहाँ बनते हैं, अलीगढ़ में बनते हैं, तो यानी बी का तीसरा, तो ए का पहला और बी का तीसरा ये हैगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं हम बात कर रहे हैं गोटे का कार्य, गोटे का कार्य चलता है वाराणसी और लखनऊ में। और विद्युत करघा के उत्पाद कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके टांडा यानी अंबेडकर नगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवा दिया। चलो भाई, करते हैं मिलान इसका। ये लो, चलिए, तो कुछ योजना और अभियान दिए हैं, कब शुरू किए गए थे, इसकी डेट दी है क्वेश्चन नंबर 98 में। देखो भाई, किसान बही योजना की हम बात करें तो ये 2000 यानी 1992 में शुरू की गई थी। तो ए का तीसरा देख लो, ए का तीसरा देखो यहीं रखा, पहले से ही काम हो गया भैया। ठीक है, और किसान मित्र योजना की हम बात करें तो 2001 में की गई थी। और स्कूल चलो अभियान की यदि हम बात करें तो सन 2000 में। और ऑपरेशन ग्रीन योजना की हम बात करें तो जुलाई 2001 में। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 99, देखो 99 में क्या कहा है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ यानी वन ट्रैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 में हमसे ये पूछा है, क्या पूछा है कि वन टेप वन ट्री योजना, तो ये जो शुरू की गई थी, ये की गई थी आपका नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 है, 100वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और भैया वीडियो को लाइक तो कर ही दो। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य की नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन चाहे जो भी हो वो मैं देता हूँ आपको होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आप हमें कमेंट करेंगे तो उसका उत्तर हम आपको यस या नो में देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ, आप कहाँ से हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। 5512 और 2702 दोनों भर्तियों के लिए ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो थैंक यू, धन्यवाद।